हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल। तो सबसे पहली बात करें न्यूक्लिक अम्ल हैं क्या और इन्हें न्यूक्लिक अम्ल क्यों बोला गया। न्यूक्लिक अम्ल जो है वो न्यूक्लियस यानी कोशिका के केंद्रक, कोशिका का नाभिक जिसे हम केंद्रक बोलते हैं, तो न्यूक्लियस में उपस्थिति के कारण इन्हें न्यूक्लिक अम्ल बोला गया है। क्योंकि ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं इसलिए इन्हें न्यूक्लिक अम्ल बोला गया है। और नेचुरल फॉर्म में हमने प्रोटीन पार्ट में भी पढ़ा था कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन में पाए जाते हैं। नेचुरल फॉर्म जो इनकी वो है न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसमें दो भाग हैं, एक प्रोटीन भाग और एक अप्रोटीन भाग। और अप्रोटीन भाग ही न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन में दो भाग होते हैं, एक प्रोटीन और एक अप्रोटीन। एक प्रोटीन भाग और दूसरा अप्रोटीन भाग। और न्यूक्लियोप्रोटीन में जो अप्रोटीन भाग होता है वो न्यूक्लिक अम्ल ही होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन आपस में जुड़कर न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं और न्यूक्लिक अम्ल वास्तव में न्यूक्लियोप्रोटीन की फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन अब अपने जो डिस्कस करनी है डिटेल स्टडी वो करनी है न्यूक्लिक एसिड की। सबसे पहली बात करें हम न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और दूसरा RNA राइबोन्यूक्लिक अम्ल। DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और RNA राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब न्यूक्लिक अम्ल जो है उसका संगठन क्या है, किस किस से वो बना है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल का जब हम जल अपघटन करते हैं न्यूक्लिक अम्ल का जब हम जल अपघटन करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड का जब जल अपघटन किया गया तो बना न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल। न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल। और जब न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन किया गया तब बनी पंच कार्बन शर्करा और नाइट्रोजन क्षार। पंच कार्बन शर्करा और नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार का जब जल अपघटन किया गया तो वो नहीं हुआ, यानी सबसे छोटी इकाई यही है, इसका जल अपघटन आगे नहीं होता। ऐसे ही पंच कार्बन शर्करा का जल अपघटन भी आगे नहीं हुआ, तो ये भी सबसे छोटी इकाई है। ऐसे ही फास्फोरिक अम्ल का भी जल अपघटन आगे नहीं हुआ, तो ये भी सबसे छोटी इकाई है। यानी न्यूक्लिक अम्ल में जो सबसे छोटी इकाइयाँ हैं वो नाइट्रोजन क्षार है, पंच कार्बन शर्करा है, फास्फोरिक अम्ल है। इन्हीं तीनों इकाइयों से ही न्यूक्लिक अम्ल बने हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन क्षार और पंच कार्बन शर्करा जुड़ती है और न्यूक्लियोसाइड बनाती है। अब अगर हमारे से पूछ लेता है न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो पंच कार्बन शर्करा और नाइट्रोजन क्षार के जुड़ने से जो यौगिक बनता है या जो संरचना बनती है उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है तो बनने वाला यौगिक न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। तो संगठन कैसे निकाला, न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन किया गया तो न्यूक्लियोटाइड बना, न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन किया गया तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल बना। फास्फोरिक अम्ल का जल अपघटन होता नहीं तो एक इकाई तो ये निकल गई, तो एक इकाई निकल गई हमारे पास इसकी फास्फोरिक अम्ल जिसका जल अपघटन नहीं हुआ। फिर न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन किया गया तो न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन आगे हो गया किसमें, नाइट्रोजन क्षार और पंच कार्बन शर्करा में। अब ना नाइट्रोजन क्षार का जल अपघटन हुआ ना ही पंच कार्बन शर्करा का जल अपघटन हुआ। इसका मतलब एक इकाई पंच कार्बन शर्करा है और एक इकाई नाइट्रोजन क्षार है। तो इस प्रकार DNA और RNA जो है यानी न्यूक्लिक अम्ल जो हैं वो 3 इकाइयों से बनते हैं, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन क्षार और पंच कार्बन शर्करा।
अब फास्फोरिक अम्ल जो होता है वो H3PO4, H3PO4। अब इसकी स्ट्रक्चर देख ले पहले कैसे बनाएंगे। P के साथ 4 O जुड़े, तो P के साथ मैं यहाँ 4 O जोड़ रहा हूँ, 1 2 3 4। P के साथ मैंने 4 O जोड़ लिए। PO4 है तो P के साथ मैंने 4 O जोड़ लिए। अब H कितने हैं, 3, तो 1H 2H 3H लगा दिए। अब जिस O के साथ H नहीं लगा उसकी संयोजकता पूरी कर देनी है। O 2 बंध बनाता है, तो जिस O के साथ H नहीं आया उसके साथ डबल बॉन्ड कर देना है। तो ये H3PO4 की हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाती है, फास्फोरिक अम्ल H3PO4। क्लियर। अब आती है पंच कार्बन शर्करा। तो डीएनए में जो पंच कार्बन शर्करा होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में जो शर्करा है पंच कार्बन, कौन सी, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और आरएनए में होती है राइबोज शर्करा। आरएनए में राइबोज शर्करा है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा है। इसी के आधार पर इनका नाम रखा हुआ है, डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है और आरएनए में राइबोज है। अब यहाँ मैं पहले राइबोज बनानी सिखा रहा हूँ आपको। वैसे मैंने जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट करवाया था उसमें आपको स्ट्रक्चर बनानी सिखाई थी, तो राइबोज स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ। और डीएनए और आरएनए दोनों में ही बीटा फॉर्म होती है, तो अपने अल्फ़ा बीटा दोनों फॉर्म डिस्कस की थी। डीएनए और आरएनए दोनों में ही बीटा फॉर्म होती है। तो राइबोज मैं यहाँ बना रहा हूँ। राइबोज का सूत्र होता है C5H10O5, C5H10O5। तो 5 कार्बन है पहले तो, फिर राइबोज में क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है, फिर हर कार्बन के साथ OH लगा होता है। अब संयोजकता पूरी करनी है तो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ 2H। अब चक्रीय संरचना बनाने का तरीका बताया था मैंने आपको। डबल बॉन्ड को क्या करना है, सिंगल। तो ये मैंने डबल बॉन्ड को सिंगल कर लिया, तो एक बॉन्ड C का खाली हो गया, एक बॉन्ड O का खाली हो गया। अब नीचे चलते हैं, HOH HOH, और सेकंड लास्ट कार्बन के OH से हमने H निकाल लिया, तो O का बॉन्ड खाली हो गया और इस H को ऊपर वाले O के साथ जोड़ दिया। तो हमने क्या किया था, चक्रीय संरचना बनाते टाइम इस डबल बॉन्ड को सिंगल किया था और इस H को निकाल लिया था। तो बस ये ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड सिंगल करना है और सेकंड लास्ट कार्बन के OH से H निकाल लेना है और उस H को ऊपर वाले O के साथ जोड़ लेना है। अब C और O का बॉन्ड खाली होगा तो इनको आपस में जोड़ लेना है और यहाँ आ जाएगा CH2OH। अब इस OH को देख के हिसाब लगाते हैं कि अल्फ़ा है या बीटा है। ये OH राइट साइड है तो ये अल्फ़ा फॉर्म है, इसको लेफ्ट साइड कर देंगे तो बीटा फॉर्म हो जाएगी। अब ये बीटा फॉर्म हो गई और डीएनए और आरएनए के अंदर बीटा फॉर्म ही होती है। यहाँ O होता है सिर्फ और ये वल्य, ये बीटा फॉर्म हो गई, बीटा फॉर्म। अब हावर्थ सूत्र बनाना है तो पहले वल्य के सदस्य गिनते हैं। तो 1 2 3 4 तो कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 5 सदस्य वाली वल्य यानी फ्यूरेनोज वल्य। अब बीटा फॉर्म बनानी है अपने को, तो बताया था आपको लेफ्ट वाला क्या करना है अप और राइट वाला क्या करना है डाउन। तो लेफ्ट वाला अप, राइट वाला डाउन, लेफ्ट वाला अप, राइट वाला डाउन, लेफ्ट वाला अप, राइट वाला डाउन, और यहाँ आकर बड़ा समूह ऊपर और छोटा समूह नीचे। तो CH2OH हमने ऊपर कर दिया और H नीचे कर दिया। ये बन गई बीटा डी राइबोज शर्करा जो आरएनए में पाई जाती है। बीटा डी राइबोज शर्करा जो आरएनए में पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज। अब डी का मतलब निकला हुआ है यानी कमी है किसकी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की कमी है किसमें, राइबोज में। तो राइबोज में से अगर ऑक्सीजन कम कर देंगे तो डीऑक्सीराइबोज बन जाएगी और वो ऑक्सीजन कम होता है 2 नंबर वाले कार्बन का। 2 नंबर वाले कार्बन का ऑक्सीजन जो होता है वो निकल जाता है, यानी अगर मैं डीऑक्सीराइबोज बनाऊं तो ये 1 नंबर वाला कार्बन हो गया और ये वाला ऑक्सीजन निकल गया। तो राइबोज में ऑक्सीजन की कमी हो गई इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज बोला गया।
डी मैंने निकला हुआ है, ऑक्सी मैंने ऑक्सीजन किस में से, राइबोज में से। फॉर्म कौन सी है, बीटा डी। और कितने नंबर से निकला ऑक्सीजन, 2 से, तो बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज शर्करा, पूरा नाम ही है बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। फिर एच ओ एच CH2OH H। तो ये शर्करा पाई जाती है डीएनए में और ये शर्करा पाई जाती है आरएनए में। तो ये डीएनए और आरएनए की शर्कराएं होगी। उसके बाद बात करें हम नाइट्रोजन क्षारों की। नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन। प्यूरिन फिर 2 प्रकार के हैं, एक एडिनिन और गुआनिन, एक साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। पिरिमिडिन 3 प्रकार के, प्यूरिन 2 प्रकार के होते हैं, एडिनिन और गुआनिन। पिरिमिडिन 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ए फॉर एडिनिन है, ए फॉर एडिनिन यहाँ लिख देता हूँ, ए फॉर एडिनिन है, एडिनिन। जी फॉर गुआनिन या गवानिन है, गवानिन। सी फॉर साइटोसिन है, साइटोसिन। टी फॉर थाइमिन है और यू फॉर यूरेसिल है, यू फॉर यूरेसिल। तो ये 5 नाइट्रोजन क्षार होते हैं न्यूक्लिक अम्लों के अंदर। प्यूरिन 2 प्रकार के, एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन 3 प्रकार के, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। इसमें से जो थाइमिन है वो डीएनए में पाया जाता है परंतु आरएनए में नहीं पाया जाता। थाइमिन डीएनए में पाया जाता है परंतु आरएनए में नहीं पाया जाता। और जो यूरेसिल है वो आरएनए में पाया जाता है परंतु डीएनए में नहीं पाया जाता। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता। थाइमिन डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता। और बाकी तीनों दोनों में ही पाए जाते हैं। यानी डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, डीएनए में एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये तो डीएनए में भी होने हैं और आरएनए में भी होने हैं। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन डीएनए में भी होने हैं और आरएनए में भी। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो दोनों में ही होने हैं, डीएनए में भी और आरएनए में भी। लेकिन बात करें अब चौथे नाइट्रोजन क्षार की, तो डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। तो 4 नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। ये 4 नाइट्रोजन क्षार डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। अब प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार के अंदर प्यूरिन नाभिक पाया जाता है और पिरिमिडिन नाइट्रोजन क्षार के अंदर पिरिमिडिन नाभिक पाया जाता है। एक बार मैं सिर्फ नाभिक की संरचनाएं बना रहा हूँ, फिर मैं 5 की संरचना एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल बना दूंगा। पहले मैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड आपको क्लियर कर दूँ, फिर मैं 5 स्ट्रक्चर आपको बना के कंपेयर करके बनानी सिखा दूंगा। वैसे अपने को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने में नाभिक उठाएंगे प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन नाभिक बना रहा हूँ मैं। अब उसको थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा मैं, तो वो हिंट माइंड में रखना, दोनों आराम से बनेंगे। सबसे पहले मैं प्यूरिन बना रहा हूँ भाई। प्यूरिन में कौन सा नाभिक पाया जाता है? प्यूरिन का नाभिक बनाते टाइम आपने एक बात ध्यान रखनी है कि एक वलय तो बनानी है 6 सदस्य वाली। ये वलय तो बना ली मैंने 6 सदस्य वाली, और एक वलय बनानी है 5 सदस्य वाली, उसके साथ बिल्कुल अटैच करती। अब प्यूरिन का नाभिक बना रहा हूँ तो एक वलय 6 सदस्य वाली, उसके साथ अटैच करती हुई एक वलय 5 सदस्य वाली। तो एक वलय 6 सदस्य वाली बना ली, एक वलय 5 सदस्य वाली बना ली। अब क्योंकि ये नाइट्रोजन क्षारक हैं अतः इसमें नाइट्रोजन लगा होगा। नाइट्रोजन कैसे लगाना है? एक छोड़ के एक नाइट्रोजन लगाना है। एक जैसे यहाँ लगा दिया तो ये छोड़ दूंगा, यहाँ लगाऊंगा तो ये छोड़ दूंगा। एक छोड़ के एक एन लगाना है और इस जोड़ पर एन नहीं लगाना, इस जॉइंट पर एन नहीं लगाना। जो दोनों का जॉइंट है वहाँ एन नहीं लगाना।
तो ये एन लगा दिया, ये छोड़ दिया, यहाँ भी नाइट्रोजन लगा दिया, ये छोड़ दिया, जोड़ पर लगाना नहीं, ये जोड़ वाला कार्बन आ गया, तो ये नाइट्रोजन लगा दिया, ये छोड़ दिया, तो ये नाइट्रोजन लगा दिया। तो इस प्रकार नाइट्रोजन लगे होते हैं, एक छोड़ के एक एन लगा होता है। अब एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड भी लगाने हैं, तो ये डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। और यहाँ डबल हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, 2 बॉन्ड ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। क्लियर? यहाँ सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। अब आप देखें नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है, इस नाइट्रोजन के 3 पूरे हैं, 1 और 2 3, इस नाइट्रोजन के भी 3 पूरे हैं, 2 और 1 3, इस नाइट्रोजन के 2 रह गए सिर्फ। तो इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए हमने H लगा देना है, इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए हमने H लगा देना है। तो ये प्यूरीन का नाभिक आ गया हमारे पास। क्लियर? प्यूरीन का नाभिक आ गया। अब पिरिमिडिन क्या होता है? प्यूरीन का नाभिक एक फिर क्लियर कर ले कैसे बनाया। एक वल्ले 6 मेंबर्ड है, एक वल्ले 5 मेंबर्ड है, 5 वल्ले वाली 5 सदस्य वाली, एक वल्ले 6 सदस्य वाली, एक वल्ले आपस में जोड़ दी। उसके बाद एक छोड़ के एक एन लगाया, जॉइंट पेन नहीं लगाना। अब पिरिमिडिन कैसे बनाना है देखें। पिरिमिडिन कैसे बनाना है? ये वाला जो 5 मेंबर्ड रिंग थी ये हटा दो तो पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर आ जाती है। ये पिरिमिडिन है जो अब आपको दिख रहा है। 5 मेंबर्ड रिंग हटानी है बस आपने, तो पिरिमिडिन निकल जाएगा अपने आप। तो पिरिमिडिन ये है, एन, यहाँ भी एन, फिर एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, ये पिरिमिडिन है। तो 5 वाली वल्ले हटा दो तो पिरिमिडिन की वल्ले आ जाएगी। और पिरिमिडिन में आपको एक विशेषता बता दूं, हमेशा ध्यान रखना, पिरिमिडिन में इस जगह डबल बॉन्ड ओ लगा ही होगा। पिरिमिडिन में इस जगह डबल बॉन्ड ओ फाइनल है, यानी कोई भी स्ट्रक्चर बनाए हम, चाहे साइटोसिन की बनाए, चाहे थाइमिन की, चाहे यूरेसिल की, या इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड ओ आएगा ही आएगा। जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब क्लियर करूंगा आपको। एक बार मैं जस्ट बता रहा हूं जैसे सिंपली कि उसका रीजन भी बता दूंगा आपको। इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो आएगा ही आएगा। क्लियर? ये पिरिमिडिन का नाभिक बनाया मैंने। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल में ऐसा नाभिक पाया जाता है, लेकिन साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल बनाते टाइम यहाँ डबल बॉन्ड हो आएगा ही आएगा। उसका कारण क्या? देखो, डबल बॉन्ड हो आते ही इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। देखो, 1 2 और 2 4। तो इस नाइट्रोजन के 3 बंध पूरे करने के लिए हमें H लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो बॉन्ड था, यहाँ भी बॉन्ड था, लेकिन जब इसने डबल बॉन्ड बनाया तो इस कार्बन के 4 पूरे हो गए, तो ये वाला डबल बॉन्ड हट गया। तो वहाँ संयोजकता पूरी करने हमें H लगाना पड़ेगा। अब आप देखिए प्यूरिन में भी यहाँ H लगा है, और पिरिमिडिन में भी, चाहे साइटोसिन है, चाहे थाइमिन है, चाहे यूरेसिल है, यहाँ H लगा होगा। तो ये जो प्यूरिन और पिरिमिडिन है, ये जब शर्करा से क्रिया करेंगे तो इनका H और इसका OH निकल के जल निकल जाएगा यहाँ से। चाहे हम राइबोज शर्करा लें, चाहे हम डीऑक्सीराइबोज शर्करा लें, जल निकलेगा और न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो 5 कार्बन शर्करा और नाइट्रोजन क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो वहाँ से जल का निष्कासन होता है और न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। न्यूक्लियोसाइड में फिर फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है, और फास्फोरिक अम्ल वहाँ जुड़ता है जिस कार्बन पर OH उपलब्ध होता है। अब हम स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे तो बड़े आराम से न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हमने क्लियर करनी है। पहले बेसिक आपके सामने पड़ा है, वापस क्लियर कर लें एक बार। 3 इनमें मुख्य इकाइयाँ हैं, फास्फोरिक अम्ल, 5 कार्बन शर्करा, नाइट्रोजन क्षार। फास्फोरिक अम्ल की स्ट्रक्चर आपके सामने है। 5 कार्बन शर्करा आरएनए में राइबोज होती है, अपने को सिर्फ ये स्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि कैसे बनी है ये। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है, और ऑक्सीजन जो निकला होता है वो 2 नंबर कार्बन से निकला होता है। तो 2 नंबर कार्बन से ऑक्सीजन निकाल दिया तो 2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए में होती है। उसके बाद प्यूरिन और पिरिमिडिन बना लिए। प्यूरिन में एक वल्ले 6 सदस्य वाली, एक वल्ले 5 सदस्य वाली, एक छोड़ के एक एन लगाना है, जोड़ पर एन नहीं लगाना है। और अगर 5 वाली वल्ले हटा देंगे तो जो 6 वाली वल्ले बनी है वो पिरिमिडिन होती है। लेकिन साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल बनाते टाइम यहाँ डबल बॉन्ड हो आएगा ही आएगा। जब डबल बॉन्ड हो आएगा तो इस एन के साथ H आएगा। यही H
इसका ये एच और इसका ये एच शर्करा के ओ एच से क्रिया करके जल बाहर निकलेगा और ये आपस में जुड़ेंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को। अब बात करें, देखें न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड, सबसे पहली बात हम करेंगे न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड जो बनता है वो शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार से बनता है। शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार से। अब चाहे आरएनए वाला एग्जाम्पल ले लें चाहे डीएनए वाला एग्जाम्पल ले लें, तो आरएनए वाला एग्जाम्पल हमारी बुक में दिया हुआ है तो मैं आरएनए वाला एग्जाम्पल ही उठा रहा हूँ। पहले मैं राइबोज शर्करा ले रहा हूँ बीटा फॉर्म। तो राइबोज शर्करा हमने पीछे बनाई है, तो राइबोज शर्करा की बीटा फॉर्म हमने ले लेनी है। तो ये राइबोज शर्करा ले ली। इसके साथ मैं प्यूरिन की क्रिया करवा रहा हूँ, प्यूरिन की। तो प्यूरिन हमने पीछे बनाना सीखा है। तो यहाँ एच लगा हुआ है, तो ये तो होगी राइबोज शर्करा। और प्यूरिन में मैं ले रहा हूँ एडेनिन। अब एडेनिन बनाना सिखा देता हूँ आपको कि एडेनिन कैसे बनाना है। ए फॉर एडेनिन और ए फॉर एमीन। तो अगर यहाँ मैं एमीन ग्रुप लगा दूँ तो एडेनिन की स्ट्रक्चर बन जाती है ए फॉर एडेनिन ए फॉर एमीन। तो मैंने एमीन ग्रुप लगा दिया तो एडेनिन बन गया। तो प्यूरिन में, प्यूरिन का जो नाभिक था उसमें अगर मैं एमीन समूह जोड़ दूँ तो एडेनिन बन जाता है। अब यहाँ से हमने जल निकालना है, तो ये एच गया, ये ओ एच गया, जल निकल गया। नाइट्रोजन क्षारक हमेशा शर्करा के 1 नंबर कार्बन से ही जुड़ता है। अगर पूछ लेता है नाइट्रोजन क्षारक कौन से कार्बन से संलग्न रहता है, तो हमेशा ध्यान रखना नाइट्रोजन क्षारक जो होगा वो शर्करा के 1 नंबर कार्बन से ही संलग्न रहेगा। तो यहाँ अब एच रह गया, ओ एच तो निकल गया और यहाँ जुड़ गया वो, तो इसके साथ क्या है एन। और यहाँ NH2 है। अब बाकी पूरा कर लें, H OH H OH, यहाँ CH2OH और H। ये बन गया हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड तो कैसे बनता है न्यूक्लियोसाइड? राइबोज शर्करा या डीऑक्सीराइबोज शर्करा। आरएनए है तो राइबोज शर्करा, डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा नाइट्रोजन क्षार से क्रिया करके न्यूक्लियोसाइड बनाती है। अब क्योंकि नाइट्रोजन क्षार, अब मैंने आरएनए लिया है तो नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार के हो सकते हैं। एडेनिन भी हो सकता है, गवानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है और यूरेसिल भी हो सकता है। तो इस आधार पर न्यूक्लियोसाइड भी 4 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियोसाइड भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जब राइबोज शर्करा एडेनिन से जुड़ेगी तो एडिनोसिन, तो ये एडिनोसिन बनाया हमने। राइबोज शर्करा जब एडेनिन से जुड़ती है तो एडिनोसिन, गवानिन से जुड़ती है तो ग्वानोसिन, साइटोसिन से जुड़ती है तो साइटिडीन। अगर यहाँ मैं गवानिन ले लेता तो ग्वानोसिन, अगर साइटोसिन ले लेता तो साइटिडीन, और अगर यूरेसिल ले लेता तो यूरिडीन। तो ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक जुड़ने के बाद जो न्यूक्लियोसाइड बनते हैं एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन और यूरिडीन आरएनए के अंदर। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक आपस में जुड़कर जो यौगिक बनाते हैं या जो संरचना बनाते हैं या जो उत्पाद बनाते हैं उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब शर्करा तो राइबोज ही रहनी है आरएनए में, लेकिन नाइट्रोजन क्षार एडेनिन भी हो सकता है, गवानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, यूरेसिल भी हो सकता है। तो इस आधार पर न्यूक्लियोसाइड भी 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम एडेनिन और राइबोज को जोड़ दें तो एडिनोसिन, अगर हम गवानिन और राइबोज को जोड़ दें तो ग्वानोसिन, अगर हम साइटोसिन और राइबोज को जोड़ दें तो साइटिडीन, और अगर हम यूरेसिल और राइबोज को जोड़ दें तो यूरिडीन। तो ये न्यूक्लियोसाइड है। अब न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फेट समूह जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं मैं, न्यूक्लियोटाइड।
अब न्यूक्लियोटाइड देखिए कैसे बनेगा, फास्फेट जुड़ेगा। अब फास्फेट समूह या फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा। अब वो फास्फोरिक अम्ल कहाँ कहाँ जुड़ता है, शर्करा के जिस जिस कार्बन पर OH लगा है, तो देखिए आप दूसरे कार्बन पर OH लगा है, ये रहा OH, तीसरे पर भी OH लगा है, चौथे पर OH नहीं है पर पांचवें के साथ OH है। तो राइबोज में तो जो फास्फोरिक अम्ल है वो दूसरे पर भी जुड़ सकता है, तीसरे पर भी जुड़ सकता है और पांचवें पर भी जुड़ सकता है। आरएनए वाले केस में तो जब हम आरएनए बना रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड जब हम बना रहे हैं आरएनए का, तो न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक अम्ल जोड़ना है और फास्फोरिक अम्ल वहाँ जुड़ता है जहाँ जहाँ शर्करा पर OH उपस्थित है। तो दूसरे पर भी है, तीसरे पर भी है, पांचवें पर भी है। लेकिन अगर यही हम केस डीएनए का ले लेते तो डीएनए में हमने डिस्कस किया है कि ये वाला O नहीं होता, तो ये वाला O डीएनए में नहीं होता, तो यहाँ फास्फोरिक अम्ल नहीं जुड़ सकता, क्योंकि फास्फोरिक अम्ल जो होगा वो शर्करा के OH से क्रिया करेगा और डीएनए में ये वाला O नहीं होता, तो डीएनए में यहाँ फास्फोरिक अम्ल नहीं जुड़ सकता। फास्फोरिक अम्ल जो जुड़ेगा वो तीसरे और पांचवें पे जुड़ेगा। तो अगर हम डीएनए का न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं तो फास्फोरिक अम्ल तीसरे और पांचवें कार्बन पर जुड़ता है। इसी के आधार पर ही डीएनए में 2 एंड बोले जाते हैं, 3' एंड 5' एंड, 5' एंड 3' एंड, वो ये फास्फोरिक अम्ल ही निर्धारित करता है। अब ये न्यूक्लियोसाइड था मेरे पास, अब मैं न्यूक्लियोसाइड बना रहा हूँ एक बार। यहाँ मैंने अब सीधा ही लिख दिया है कि इस जगह नाइट्रोजन क्षार जुड़ा है, नाइट्रोजन क्षार जुड़ा है, वो हमने ऊपर जोड़ के दिखा दिया है। तो ये न्यूक्लियोसाइड बनाया है मैंने, सीधा यहाँ नाइट्रोजन क्षार लिख दिया HOH। अब मैं आरएनए वाला ले रहा हूँ तो HOH आएगा यहाँ, और अगर डीएनए वाला केस लेता तो यहाँ HH आता, CH2OH। अब फास्फोरिक अम्ल वहाँ जुड़ेगा जहाँ जहाँ OH पड़ा है, तो वो दूसरे पर भी जुड़ सकता है, तीसरे पर भी जुड़ सकता है, पांचवें पे भी जुड़ सकता है। अपने पांचवें पे जोड़ रहे हैं। फास्फोरिक अम्ल क्या था, H3PO4, तो P के साथ 4 O लगे, 3 H थे, 1 H, 2 H, 3 H, और जिस O पे H नहीं था उसका हमने डबल बॉन्ड पूरा किया था। अब यहाँ से जल निकाल दें, तो जल निकाल लें तो ये OH गया और ये H गया, बीच में O बच जाएगा, तो जल निकल गया। जल निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी वो होगी न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ न्यूक्लियोटाइड दिखा रहा हूँ, ये आ गया N क्षार, HOH, HOH, H, CH2 के आगे ये O, तो ये O के आगे P के साथ इधर OH, इधर डबल बॉन्ड O, इधर OH, तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही डीएनए और आरएनए होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनाना है, जैसे ये मैंने एक न्यूक्लियोटाइड बना लिया, ऐसे ही इसके नीचे, बिल्कुल इसके नीचे अगला न्यूक्लियोटाइड, जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा दिखा दूँ, OH, P, OH, डबल बॉन्ड O, आगे ऐसे ही चलता जाएगा। ये वाला पार्ट मैंने यहाँ दिखा दिया। आगे चलाना है तो नीचे O के नीचे CH2, वो आगे और आगे बढ़ता जाएगा, O के न्नीचे CH2, आगे और चलाते जाएं, बिल्कुल यही कि ये यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ से जल निकल जाएगा HOH, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया। 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़े तो, और जोड़ेंगे तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और जब बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो पॉली न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और ये पॉली न्यूक्लियोटाइड ही डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए और आरएनए, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही डीएनए और आरएनए होते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है ये प्राथमिक संरचना बन गई है एक तरह से डीएनए की या आरएनए की। अब हम कल डीएनए और आरएनए की आणविक संरचना और फिर उसके जो महत्व है डीएनए और आरएनए के वो डिस्कस करेंगे। तो ये डीएनए का एक ब्रीफ मैंने आपको बताया है कि क्या सिस्टम है डीएनए और आरएनए के अंदर। बहुत ही ईजी तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं। वापस देख ले, न्यूक्लिक अम्ल का हमने जल अपघटन किया था
तो न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन किया तो न्यूक्लियोटाइड बना, न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन किया तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल बना। फास्फोरिक अम्ल जल अपघटन हुआ नहीं तो यानी एक इकाई आ गई हमारे पास फास्फोरिक अम्ल। फिर न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन किया तो नाइट्रोजन क्षार और शर्करा बनी, और उनका आगे जल अपघटन नहीं हुआ यानी अगली दो इकाइयां आ गई नाइट्रोजन क्षार और शर्करा। तो सबसे पहले शर्करा और नाइट्रोजन क्षार जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड आपके सामने पड़ा है। फिर न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक अम्ल जोड़ते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब फास्फोरिक अम्ल वहाँ जोड़ना है जहाँ जहाँ OH उपस्थित है, तो जहाँ जहाँ OH उपस्थित होता है, शर्करा के जिस जिस कार्बन पर OH होता है वहाँ हम फास्फोरिक अम्ल जोड़ देते हैं, फास्फोरिक अम्ल जोड़ देते हैं। तो फास्फोरिक अम्ल जोड़ने के बाद ये जो न्यूक्लियोटाइड बना है, ये एडिनोसिन बनाया था मैंने ऊपर, एडिनोसिन में फास्फोरिक अम्ल जोड़ा तो ये बना एडिनोसिन मोनोफास्फेट। ऐसे बनेगा ग्वानोसिन मोनोफास्फेट, ऐसे साइटिडीन मोनोफास्फेट, ऐसे यूरिडीन मोनोफास्फेट। तो एक एक फास्फोरिक अम्ल जुड़ा है तो वो मोनोफास्फेट बोल लेंगे। क्लियर। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही DNA और RNA होते हैं। अब DNA को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, और कल मैं DNA पूरा कर दूंगा, और फिर एक छोटा सा टॉपिक अनुवांशिक कूट और दिया हुआ है, उसको डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।